जय भीम नमो बुद्धाय। बघूया आजचं बातमीपत्रक। राष्ट्रीय काँग्रेस कमिटी महाराष्ट्र राज्याच्या महासचिवपदी ॲडव्होकेट सुरेंद्र गोडसकर यांची निवड झाल्याबद्दल त्यांचे सर्व स्तरातून अभिनंदन करण्यात येत आहे। ॲडव्होकेट सुरेंद्र गोडसकर यांनी सुरुवातीपासूनच काँग्रेस पक्षाशी एकनिष्ठ राहून सामाजिक, धार्मिक व राजकीय क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य केले असून त्यांची राष्ट्रीय काँग्रेस कमिटी महाराष्ट्र राज्याच्या महासचिवपदी निवड झाल्याबद्दल डॉक्टर अण्णाभाऊ साठे जिल्हा जयंती मंडळाचे संयोजक तथा राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे जिल्हा सरचिटणीस गणेश अण्णा तादलापूरकर, शिवसेना उपशहर प्रमुख राजू जाधव, जयंती मंडळाचे सल्लागार सुनील मोगेकर, राष्ट्रीय संविधान बचाव अभियानाचे अध्यक्ष प्राध्यापक देवीदास इंगळे, गणपत रेड्डी, शिवाजी कदम यांच्यासह अनेकांनी गोडसकर यांचे अभिनंदन केले आहे। काल रात्री उशिरा सर्व माध्यमांवर महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसच्या कार्यकारिणीची यादी ही अखिल भारतीय काँग्रेस पक्षाने जाहीर केलेली आहे आणि या यादीमध्ये माझं प्रमोशन होऊन मला महासचिवपदी निवड करण्यात आलेली आहे। ही काँग्रेसची यादी सर्व समावेशक आहे। सर्व समाजाला, सर्व घटकांना आणि सर्व जिल्ह्यांना या यादीमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेला आहे आणि सर्व भागाला, सर्व जिल्ह्यांना आणि सर्व समाज समूहाला यामध्ये न्यायाची भूमिका देण्यात आलेली आहे। सद्य परिस्थितीमध्ये देशभरामध्ये जे काही वातावरण चालू आहे, हिंदुत्ववादी देश बनवण्याचं वातावरण, हिंदुत्ववादी राष्ट्र बनवण्याचं वातावरण या निमित्ताने निर्माण होत आहे आणि देशात एकच नेता, एकच महानायक राहुलजी गांधी हे याच्या विरोधामध्ये गरिबाची बाजू घेऊन धर्मनिरपेक्ष समाज घडवण्यासाठी आणि विकासात्मक समाज घडवण्यासाठी ज्यांची जेवढी संख्या तेवढी त्यांची भागीदारी असली पाहिजे म्हणून जातीय जनगणना झाली पाहिजे आणि सेन्सेक्स लवकरात लवकर झाला पाहिजे। जात न्याय जनगणना होऊन जेवढ्या जातीची संख्या आहे तेवढ्या प्रमाणामध्ये त्यांना रिझर्वेशन्स मिळाले पाहिजे। रिझर्वेशनची जी 50ची सिलिंग आहे, 50चं लिमिट आहे, 50% लिमिट आहे, हे लिमिट मोडून रिझर्वेशनचं टक्केवारी ही वाढवली पाहिजे आणि सर्व समाजाला त्यांच्या प्रमाणामध्ये रिझर्वेशन मिळालं पाहिजे, सर्व संधी मिळाल्या पाहिजे। अशा प्रकारचा संघर्ष राहुलजी गांधींनी चालवलेला आहे। या संघर्षाच्या मार्गावरच काम करून काँग्रेसला सत्तेत आणण्यासाठी समाजामध्ये फार मोठा संघर्ष करावा लागणार आहे, फार मोठं काम करावं लागणार आहे आणि समाजाला काँग्रेसच्या विचारधारेसोबत जोडावं लागणार आहे। हे काम पुढे आम्हाला कार्यकर्ता म्हणून आणि काँग्रेसचा पदाधिकारी म्हणून करायचं आहे। येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये आम्हाला समविचारी पक्षासोबत आघाडी पण करायची आहे, जे आमच्यासोबत सन्मानाने येतील आणि सन्मानाची हिस्सेदारी मागतील। त्यांना सोबत घेऊन धर्मनिरपेक्ष ताकदीला समोर जाण्यासाठी, धर्मनिरपेक्ष ताकदीचा मुकाबला करण्यासाठी जे आमच्यासोबत येतील त्यांना सोबत घेऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका ताकदीने लढवायच्या आहेत। त्या जनतेला आव्हान एवढंच आहे की ज्या प्रकारचं मोदीचं अपप्रचार चालू आहे, हिंदुत्व आणि ज्या विचाराला, ज्या विषयाला कुठल्याच प्रकारचा आधार नाही, कुठल्याच प्रकारची समाजामध्ये मान्यता नाही, अशा प्रकारच्या विचारांची फक्त आणि फक्त जाहिरात करायची आणि बिनकामाची वाहवा मिळवून घ्यायची, हे जे चालू आहे आणि यातून त्यांची जी काही फक्त प्रचार माध्यमातून सध्याचा मीडिया तर आपण बघत आहात की हा भारतीय मीडिया नसून मोदी मीडिया झालेला आहे। तर या वातावरणामध्ये समाजाला सुद्धा हेच सांगणं आहे की गरीब घटकाला न्याय मिळाला पाहिजे। याच्यासाठी राहुल गांधीचा जो संघर्ष चालू आहे याला आपण साथ दिली पाहिजे। महाबोधी महाविहाराचे संपूर्ण व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार केवळ बौद्ध धर्मीयांना मिळावा या मागणीसाठी दाखल याचिकेवर येत्या मंगळवारी 5 ऑगस्ट रोजी पुढील सुनावणी सुप्रीम कोर्टात होणार आहे। देशभरात गाजत असलेल्या महाबोधी महाविहाराचे संपूर्ण व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार केवळ बौद्ध धर्मीयांना मिळावा याकरिता सुप्रीम कोर्टात ॲडव्होकेट शैलेश नारनवरे यांच्यामार्फत बदंत आर्य नागार्जुन सुरई ससाई आणि गजेंद्र पानतावणे यांनी याचिका दाखल केली आहे। 15 जुलैच्या आदेशानुसार या प्रकरणावर 29 जुलै रोजी न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जायमाल्य बागची यांच्या समक्ष सुनावणी होणार होती, परंतु वेळेअभावी ते शक्य झाले नाही। त्यामुळे कोर्टाने सुनावणीसाठी येत्या 5 ऑगस्टची तारीख दिली आहे। बोधगया मंदिर कायदा पूर्णतः रद्द करण्यात यावा असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे। त्यासाठी राज्यघटनेतील आर्टिकल 13, 25, 26 व 29 मधील तरतुदींचा आधार घेण्यात आला आहे।
तसेच सुप्रीम कोर्टाने अयोध्या ही राम जन्मभूमी असल्याचे जाहीर करून बाबरी मशिदीकरिता दुसऱ्या ठिकाणी जमीन उपलब्ध करून देण्यास सांगितले होते। त्याच धर्तीवर हिंदूंना दुसरी जागा उपलब्ध करून देऊन महाबोधी महाविहार बौद्ध धर्मियांच्या ताब्यात देण्यात यावे असेही याचिकेत म्हटले आहे। जाहिर सी बात है, आपका इंडिपेंडेंट है, उसको आपको आपका फंडामेंटल राइट है, आप उसको एग्जीक्यूट करिए। उसके साथ साथ जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की बात है आर्टिकल 25 को लेकर, आर्टिकल 14 को लेकर, आर्टिकल 21 को लेकर और तमाम जो जजमेंट 1951 से लेकर अभी तक जूरिस्प्रूडेंस, खास करके आर्टिकल 25 को लेकर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हुआ है, वो सारे के सारे डिबेट्स कहीं ना कहीं बुद्धिस्ट के पक्षों में आ रहा है। और अनार्किक धर्मपाल का जो मूवमेंट चला, उसके बाद धीरे धीरे कर यूनेस्को किस आधार पे उसको यूनेस्को ने उसको डिक्लेयर किया। उसके बाद आप एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, उसका एक्सहिबिशन, वो सारा रिपोर्ट्स देखिए कि कब वहाँ पे बाकी ढांचा बनाए गए। सबसे प्राचीन अगर यहाँ पर कोई बुद्धिस्ट मंदिर हो तो वो बुद्ध गया का है, ठीक है। तो इसको जबरदस्ती जो टेम्पल एक्ट बनाकर ये कहीं ना कहीं ये मेरे धार्मिक भावनाओं के साथ भी हाथ का मामला है। ये तमाम इश्यूज हैं और सबसे बड़ा जो इलीगलिटी है अडी अल्टरम पैटर्न की और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की है, ये दोनों प्रिंसिपल का 2012 से वायलेट हो रहा है कि जिसने माननीय न्यायालय आपके पास जो इतने साल से आई थिंक 94 ईयर ओल्ड सुरेश ससाई, अभी whether he will succeed into अभी वो सरवाइव करेंगे टिल द फाइनल डिस्पोजल ऑफ दिस रिट पिटिशन और नॉट क्वेश्चन। तो ये ऐसे ही जिस व्यक्ति ने आपके पास आया, अप्रोच किया उसका फंडामेंटल राइट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, वो अभी जीवित रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। उसके जीवित रहते ही माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है इसके ऊपर संज्ञान लेकर जल्दी से उसका एक्सपर्टाइट करे। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात अभी फिलहाल भंते विनयचार्य जो हमारा एडवोकेट का टीम खास करके राजवीर जाकर उनको सारे प्रक्रिया में जिस तरह से गलत तरीके से उनको फंसाया गया था, अभी उसके ऊपर भी हम क्वेश्चनिंग के लिए भी जाएंगे। लेकिन उससे पहले ये सारे इश्यूज को मेरे ख्याल में भारत के लोगों को एक अच्छा मैसेज देने के लिए लीगली हम लोग बाउंड है इस चीज़ को अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए। दे आर वेरी लेस नंबर ऑफ प्रैक्टिसिंग एंड आर्ग्यूइंग काउंसिल इन सुप्रीम कोर्ट, दे कैन नो एंड असिस्ट द कोर्ट बेटर वे सो दैट जजमेंट ए साउंड जजमेंट में बी पास्ड इन दिस खास करके रिट पिटिशन। इसमें हम लोग आइए फाइल कर सकते हैं। महाबोधि महाविहार की वेबसाइट बनी, बीटीएमसी की वेबसाइट बनी। बीटीएमसी की वेबसाइट पे भी केवल बुद्धा के और बुद्ध के अवशेषों का ही जिक्र हुआ, वहाँ पर हिंदू किसी भी अवशेषों का जिक्र नहीं हुआ। तो फिर किस तरह के षड्यंत्र कर करके महाबोधि महाविहार में शिवलिंग को स्थापित करना, कुछ हिंदू मूर्ति अवशेषों को स्थापित करना और देश भर में ये माहौल बना के बौद्धिस्टों के सामने पेश कर देना कि वो हिस्सा हिंदुओं का है, ये साबित करने की कोशिश कर रहे। तो हमें लगता है कि हम लोग जब कहा कि हम लोग ये लड़ाई क्यों नहीं जीत पा रहे, 12 साल हो गए हैं, तो इसका सबसे मुख्य कारण ये है कि इसमें जागरूकता की कमी रही है। और जागरूकता की इतनी बड़ी कमी रही है कि आज भी हम ये सोच रहे कि महाबोधि महाविहार की लड़ाई कोई कानूनी है या किसी के कब्जे की है। सवाल ये है कि ना तो कानूनी लड़ाई में है ना ही कब्जे की लड़ाई में है। सवाल ये है कि बौद्ध धर्म की जो व्यवस्था है उसको किस तरह से मिटाया जाए, उससे लोगों के जहन से, सोच से, विचारों से, इतिहास से कैसे निकाला जाए, वो उसको काम करने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो हमने जो पहला जो चूक की है वो जागरूकता नहीं बनाई है, जबकि बहुत सारी संस्थाएं भारत में काम करती है, पर हम उन संस्थाओं के एजेंडे में ये एजेंडा आज तक नहीं आया कि महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए और बौद्धों को मिलना चाहिए। हमने भारत के कोने कोने में धर्म का प्रचार किया, पर एजेंडे में महाबोधि महाविहार की मुक्ति का नहीं करा। अगर हम वो मुक्ति का भी प्रचार करते तो शायद देश तैयार हो जाता, आज सड़कों पे होता देश, आंदोलन के लिए उत्साहित हो जाता कि हमें ये आंदोलन करना, ये हमारे जीवन का दम का उद्देश्य है। हम 5 करोड़ बौद्ध बनाने की बात कर रहे, कोई 25 करोड़ बनाने की बात कर रहे, उसमें 1 करोड़ बुद्धिस्ट भी ये समझ जाते कि महाबोधि महाविहार हमारे हाथ में नहीं है, वो किसी महंतों के हाथ में, हिंदू के सामंतवादियों के हाथ में है। तो आज वो अपनी विरासत बचाने के लिए लड़ाई लड़ता। तो पहली चूक हमने करी कि हमने अपनी जागरूकता के प्रचार प्रसार में उसको एजेंडा नहीं बनाया, ये पहली कमी। और दूसरी ये चीज़ थी कि महाबोधि महाविहार मुक्त क्यों कराए, उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं। बहुत खास बात यह है कि बौद्ध धर्म का भारत में प्रचार प्रसार क्यों नहीं हो रहा है। हमारे पास सवाल था कि भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार नहीं है। उसका पहला कारण ये है कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले कौन है कि भिक्षु है। और महाबोधि महाविहार दुनिया का पहला महाविहार है जहाँ पर भिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण सेंटर नहीं है, पहला महाविहार।
दुनिया में पहला सबसे बड़ा महाविहार, और महाविहार पे ही बौद्ध भिक्षुओं के प्रशिक्षण का सेंटर नहीं खुला। वो सेंटर नहीं खुला जहां महाबोधि महाविहार को, अगर उदाहरण तौर पर समझे, अगर राम मंदिर को भारत के हिंदू दान देते तो वो करोड़ों में चला जाता है। अगर तिरुपति बालाजी को भारत के हिंदू दान देते तो वो भी करोड़ों में चला जाता है। उसके बाद शिरडी साईं को दान देते भारत के हिंदू तो करोड़ों में चला जाता है। आप सोचिए, महाबोधि महाविहार भारत के बुद्धिस्ट नहीं है, 56 देशों के बुद्धिस्ट दान देते हैं। और बुद्धिस्टों में दान पारमिता का सबसे बड़ा मतलब कि धर्म माना जाता है कि जब तक आप दान पारमिता नहीं करोगे तो आप बुद्धिस्ट नहीं है। तो 56 देशों के लोग वहाँ दान पारमिता करते हैं। उस दान पारमिता का जो दान आएगा, उस दान से आज तक बौद्ध भिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण सेंटर क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि अगर बन जाता तो कोने कोने भिक्षु जाकर धर्म का प्रचार करते। बौद्ध भिक्षुओं के लिए वहाँ रहने की आज तक व्यवस्था नहीं की गई। बौद्ध भिक्षुओं के लिए वहाँ मेडिकल चेकअप सेंटर नहीं खोले गए। बौद्ध भिक्षुओं के लिए आज तक भोजन तो यहाँ सबसे बड़ी पारमिता है कि बहुत गरीब आदमी भी चाहता है कि मैं किसी भिक्षु को बुलाकर भोजन दान करूँ, पर महाबोधि महाविहार परिसर और उसकी BTMC कमेटी के तहत आज तक बौद्ध भिक्षुओं के लिए भोजन की व्यवस्था तक नहीं हुई। इससे ये सिद्ध होता है कि वो वहाँ की जो BTMC कमेटी है, जो प्रशासन है, वो चाहता है कि यहाँ भिक्षु जो आए, बुद्धिस्ट जो आए, उनका मनोबल टूटे। बिल्कुल। इसी वजह से भारत का बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार नहीं हुआ। अगर ये प्रयास हो जाता तो भारत जाने कब का बौद्ध में हो जाता। बाबा साहब अम्बेडकर जी का सम्राट अशोक का जो सपना देखते थे वो पूरा हो जाता। तो आज हमें जरूरत है कि 5 अगस्त इसकी डेट लगी है, तो 5 अगस्त लगी है, हम इंतजार 5 अगस्त का भी करेंगे। पर हमारा आंदोलन जो समाज के बीच में है, सड़कों पे चल रहा है, उस आंदोलन को और गति देंगे। और 5 अगस्त से पहले हम कोशिश करेंगे पूरे देश में फिर माहौल तैयार किया जाए, और इतना माहौल तैयार किया जाए कि वहाँ की आवाज़ सुप्रीम कोर्ट तक आ जाए। वो प्रोसीजर इज पनिशमेंट। प्रोसीजर इतना लंबा हो जाता है कि आदमी इंतजार करता रहता है, और जो न्याय लेने आता है वो चला जाता है और न्याय बाद में मिलता रहता है। तो भारत का जो सिस्टम है वो बहुत ही लीगल सिस्टम कोई ज़्यादा खास अच्छा नहीं है, उसमें बहुत रिफॉर्म की जरूरत है। तो जो केस है ये 12 साल से चल रहा है, तो अभी उसमें न्याय की उम्मीद है। जैसे वकील साहब ने कहा कि हमें न्याय की उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी उसकी सुनवाई हो, और जो भी व्हाटएवर जो भी उसका जजमेंट है वो आना चाहिए। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये है कि ये इतना लंबा क्यों चलते हैं देश के अंदर। केवल ये जो BT एक्ट का जो मुकदमा है इतना लंबा क्यों चल रहा है, ये जानबूझकर भी हो सकता है। देखिए, कोई नहीं चाहता इस देश के अंदर कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो सपना है बुद्ध में भारत बनाना, वो बुद्ध में भारत बने। बुद्ध न्याय की बात करते हैं, समता की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, मानव एक समान की बात करते हैं, और वो तार्किक बात करते हैं, वैज्ञानिक बात करते हैं। इस देश में जो मौजूदा सरकारें हैं वो तो केवल धर्म की बात करती हैं। वो तो एक धर्म से दूसरे धर्म को लड़ाने की बात करते हैं। अब बुद्ध वाले जो लोग हैं वो इस देश को संविधान के अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं। वो नारी को पूरी आज़ादी देना चाहते हैं, और वो जो बाबा दूसरे जो बाबा हैं वो तो नारी की पवित्रता ही ढूंढ रहे हैं आज की डेट में। तो ये जो धर्म है, जो धम्म है, ये धम्म व्यक्ति को इंसान बनाने का एक तरीका है। अगर ज़्यादा लोग इंसान बन जाएंगे, गलत और सही क्या है इसकी पहचान करने लगेंगे, तो फिर जो अंधविश्वास है वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। पर ये तो लोगों को अंधविश्वासी बनाए रखना चाहते हैं। इस देश में धर्म के नाम पर धर्म की अफीम खिलाकर लोगों को केवल ऐसे ही जीने के लिए मजबूर छोड़ कर देते हैं। और जो बुद्ध धर्म है पूरी दुनिया के अंदर माना जाता है। भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं, कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, और बड़े बड़े लोग जाते हैं मैं बुद्ध के देश से आता हूँ, और भारत में बुद्ध के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है। अगर आप ऐसे ही बुद्ध को मानने वाले हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले लोग हैं, तो बुद्ध का जो लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट में आए तो उनकी मदद कीजिए, जल्दी जल्दी ऑर्डर करा दीजिए, और जो मांग कर रहे हैं उन मांग को पूरा कर दीजिए। दुनिया में पहला उदाहरण है। अगर मुस्लिम समाज के लोग हैं तो मुस्लिम समाज की जो व्यवस्थाएं हैं, वहाँ की जो मस्जिदें, वो ही लोग करते हैं। अगर हिंदू समाज का कोई मंदिर है तो उसकी जो व्यवस्था है, मैनेजमेंट कमेटी, वही लोग करते हैं। क्रिश्चियन की है तो वही लोग करते हैं। देश का पहला ऐसा एग्जाम्पल है कि बौद्धिस्टों के जो वो है बुद्ध विहार है, महाबोधि विहार है, उसकी व्यवस्था कोई और लोग कर रहे हैं। तो ये कैसे चल रहा है बताइए ना आप। तो आप नहीं चाहते बुद्ध के विचार दुनिया के अंदर जाएं, देश के अंदर जाएं, लोग बुद्धिस्ट बने, लोग वैज्ञानिक बने, लोग तार्किक बने, लोग मानवता से प्यार करें, और लोग संविधान के अकॉर्डिंग चले। आप नहीं चाहते, सरकार नहीं चाहती, इसलिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और जैसे भंती जी ने कहा कि ये सड़कों की लड़ाई है, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। बिल्कुल लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। जब तक आप लोगों को जागरूक नहीं करेंगे ये लड़ाई पूरी नहीं हो सकती। खामगाव जिल्हा बुलढाणा येथील रहिवासी रोहन पैठणकर अनुसूचित जातीचा तरुण खामगाव बस स्टॉपवर बसलेला असताना 3 गुंडांनी त्याचे अपहरण करून त्याला खामगाव येथे काँग्रेस भवन या ठिकाणी नेऊन तू कोणत्या जातीचा आहेस असं म्हणून त्याला मोठ्या प्रमाणात मारझोड करण्यात आली।
तसेच पीडिताला तुझा धर्म कोणता हे बघण्यासाठी वस्त्र काढून नग्न करण्यात आले. त्यानंतर त्याला दुसऱ्या ठिकाणावरती नेऊन आणखी मोठ्या प्रमाणात मारहाण करण्यात आली व गंभीर जखमी सुद्धा करण्यात आले. सदरची बाब ही खूप गंभीर आहे, तरी वरील गुन्हेगारावर फास्ट ट्रॅक न्यायालयातून कठोरात कठोर शिक्षा देऊन त्याच्यावरती मोक्का अंतर्गत कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे. निवेदनावरती सामाजिक कार्यकर्ते कुणाल पैठणकर, सम्राट संघटनेचे आशिष खरात, प्रेमदास काकडे व इतरांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. दिनांक 23 जुलै 2025 रोजी खामगाव शहरातील बसस्टँडवर एक रोहन पैठणकर नावाचा मुलगा हा बसलेला असताना 2-3 मुलांनी त्याचं अपहरण केलं आणि तू गाय चोरले आहेस अशा खोटे आरोप लावून त्याला मारहाण केली. त्याला नुसतं मारहाण केली नाही तर त्याच्या अंगावरचे कपडे सुद्धा काढून त्याला निवस्त्र करण्यात आलं. आज जी घटना बुलढाणा जिल्ह्यात घडली आहे, जाणीवपूर्वक तो मुलगा अनुसूचित जातीचा आहे म्हणून खोटा आरोप करून त्याला मारण्यात आलं आणि एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मारण्यात आलं. जर तिथे पोलिसांची गाडी जर आली नसती तर त्या मुलाचा जीव सुद्धा गेला असता. आज या देशाला, या महाराष्ट्राला आम्ही फुलेशाह आंबेडकरांचा महाराष्ट्र म्हणतो, परंतु ही घटना फुलेशाह आंबेडकरांच्या महाराष्ट्राला काळीमा फासणारी आहे. सरकारला आमची मागणी आहे की अशा ज्या कथित संघटना आहेत, कारण जे काम पोलिसांचं आहे ते संघटनांना करण्याचा आदेश नाही आहे, सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आहे, आणि अशा पद्धतीने जर तरुणांना हनमान केल्या जात असेल आणि विशेषतः एखाद्या समाजाला टार्गेट करून जर केल्या जात असेल तर ही गोष्ट जी आहे या गोष्टीचा आम्ही निषेध करण्यासाठी आज एकत्रित जमलो आहे. आणि आम्ही मागणी केली आहे की या जे 3 आरोपी आहेत या 3 आरोपींवर कठोरात कठोर शिक्षा करण्यात यावी, त्याचबरोबर मोक्का अंतर्गत यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी, म्हणजे भविष्यात अशा प्रकारच्या घटना घडणार नाहीत. डायरेक्टर ऑफ जनरल शिपिंगच्या नव्या परिपत्रकाविरोधात सागरी कामगार कायदेतज्ञ आणि RPCL कंपन्यांचे प्रतिनिधी एकत्र येऊन त्यांनी एक परिषद घेतली. IMC चर्चगेट येथे सागरी उपजीविका व कायदेशीर सल्लागार परिषद 2025 नावाने सदर परिषद पार पडली. अधिवक्ता गायत्री सिंग यांनी या परिपत्रकांची घटनात्मक वैधताबाबत कायदेशीर बाब मांडली. FSUI महासचिव मनोज यादव यांनी या निर्णयामुळे सागरी क्षेत्र संकटात सापडल्याचे सांगितले. यावेळी सागरी कामगारांनी सरकार विरोधात घोषणाबाजी करत DG शिपिंगचे परिपत्रक मागे घेण्याची मागणी केली. और इसके पहले से, मतलब मैं पिछले कुछ दिनों की बात नहीं कर सकता, सिर्फ एक शेर याद आता है राहत इंदौरी साहब का कि लगेगी आग तो हर मकान आएगा इस जद में, यहाँ सिर्फ मेरा ही घर थोड़े ही. तो इसके पहले जो भी सर्कुलर और अपना जो भी ऑर्डर्स आ रहे थे उसमें पर्टिकुलर सेक्टर को टारगेट किया जाता था. अगर मैं 6 of 2023 की बात करूं कि एक सर्कुलर आता है और उसमें बताया जाता है कि 2000 मतलब 20 साल के ऊपर के जो जहाज हैं वो अब नहीं चलेंगे. मैं सरल भाषा में बता रहा हूँ. और जो मैंने एनालाइज किया है उसका बैकग्राउंड ये है कि 2021 में एक साइक्लोन आता है तौकते करके, जिसके अंदर 2 या 3 वेसल डूब जाते हैं, और जो एक वेसल होता है MS क्लास का, उसके ऊपर तकरीबन 11 लोग मारे जाते हैं. उस वेसल की एज होती है 37 ईयर्स. और उसके बाद एक हाई पावर कमेटी बनाई जाती है, हाई लेवल कमेटी बनाई जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और उसमें हमारे प्रीवियस DG साहब थे. और उसी को, मुझे जहां तक लगता है कि उसी को टारगेट करके ये दिखाया गया कि 37 साल का जहाज था, पुराना था, इसलिए डूब गया और लोग मर गए. तो हमारे अतुल यादव साहब एक बात बोलते हैं कि टाइटैनिक तो पहले ही वॉयज में डूब गई. तो उसके बारे में क्या ख्याल है आपका कि 37 साल का जहाज डूब सकता है, तो टाइटैनिक तो पहले ही वॉयज में डूब गई, तो उसके बारे में भी तो कुछ बोलना चाहिए. उस दिन हमने इस बात को यहां से लेके हर जगह प्रोटेस्ट किया. और जब इस सवाल को हमने उधर लोकसभा, राज्यसभा में क्वेश्चन कराया हमारे MP अलमराम करीम के द्वारा कि भाई DG शिपिंग ने कोई मैपिंग किया था, मतलब कोई वर्कआउट किया था, होमवर्क किया था कि ये कानून लाने के बाद कितना एग्जिम का लॉस होगा, कितना आपका ट्रांसपोर्ट का लॉस होगा और कितने हजार नौकरी जाएगी. तो मिनिस्टर ऑफ शिपिंग ने पोलाइटली साइड कर दिया क्योंकि ऐसा कोई होमवर्क हुआ नहीं था. अब वो होमवर्क हो रहा है. अब क्या किया गया, जब हल्ला गुल्ला हुआ तो DG शिपिंग ने क्या किया, IIM इंदौर को अपॉइंट किया. पहले कानून पास कर दिया कि भाई आज से बंद करो, फिर बाद में लगा रहे तो बहुत चिल्ला रहे, तो अब क्या करें, मैपिंग करना पड़ेगा कि कितना नुकसान होगा, कितना ज्यादा होगा. ये उल्टा चल रहा है.
पहले फायदा नुकसान का मैपिंग करने के बाद सर्कुलर इशू करने के पहले सर्कुलर इशू कर दिए, ऑर्डर निकाल दिया, फिर देखा ये तो बहुत लोग चिल्ला रहे हैं तो क्या करना होगा। एक सिंपली आईआईएम इंदौर को अपॉइंट किया, मुझे नहीं समझ में आया कि उसका क्या क्वालिफिकेशन था जो उसको अपॉइंट किया। हमारे इंडस्ट्री में ऑलरेडी आईआरएस क्लास है, हमारे इंडस्ट्री में जो पर्टिकुलरली इस क्षेत्र से जुड़े हुए उनको अपॉइंट करो, उनको पता है कि क्या हो रहा है। सीओसी हमने तो इशू नहीं किया, सीओसी को यहाँ पे एक्सेप्ट किसने किया? हमने तो नहीं किया, आरपीएसएल ने तो नहीं किया। जब ये सीओसी मार्केट में आया है, जो भी सी फेयर यहाँ पे होंडुरास लेकर के या पनामा लेकर के मार्केट में आए और जिन्होंने सीओसी को लिया, पनामा काउंसिल तो बहुत दिन से यहाँ पर पनामा को ऑथराइजेशन लिया, डीजी के इंस्टीट्यूशंस में लिया, डीजी के अंडर में जो इंस्टीट्यूट यहाँ पे काम कर रहे हैं और डीजी ने जिनको ऑथराइज किया करने के लिए, उसी इंस्टीट्यूशंस ने उनकी वैल्यूएशन के ऊपर पनामा ने उनको ऑथराइजेशन दिया कि आप अगर वहाँ पे सारा कुछ कोर्सेज करा रहे हो तो उस बेस पे आप डीजीएस के कोर्स के बेस पे आप पनामा भी करा सकते हैं। पनामा का ऑथराइजेशन लेने के बाद में रहमान बहुत टाइम से पनामा के सीओसीज की क्लासेस करा रहा था, पनामा सीओसीज इशू कर रहा था। एज पर द 2014, आफ्टर 2014 कोई भी नया सीओसी एज अ थर्ड मेट एज अ सेकेंड मेट इशू नहीं हुआ पनामा का। तो पनामा को लेकर के जो एक स्टेटमेंट आया कि पनामा भी फेक है, वो पनामा तो 2014 के बाद इशू ही नहीं हुआ, तो फेक किधर से हो गया? No single action can improve. IMO, ILO amended in 2021. I think the clause 2, title 2, wherein additional insurance was made mandatory for repatriation purposes. Then again it was further amended for protection of your salary of 3 months in 2022, which have already come into force. And everyone, whether it is Palau, Panama or Liberia, everyone has signed it. So isn't it the responsibility of that flag state to make sure that insurance is provided? Being a part of the IMO consultative group now after retirement, since I got enough time to look into these issues, it is the responsibility of the flag to make sure that what they have signed on they comply. But we know. Now my next question is, this cat and mouse thing will go on, the ships, the owners will go into third party management, from third party management से वो फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस में जाते रहेंगे। आज के तारीख में रफली 70% टनेज जो है वो ओपन रजिस्ट्री में है और ये चलेगी। ये जो है ये हमें इसमें जीना पड़ेगा। There is no point, because shipping, or as it is with that new CIA norms, with the new IAPP norms, अभी जो ग्रीन हाउस गैस की हो रही है, और भी धीरे धीरे शिफ्ट होते जाएंगे, पुराने रस बकेट चलते जाएंगे। There will be, and the great man in the United States is further activating. कोल्हापूरच्या महानगरपालिकेत गैरव्यवहारांची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करा अशी मागणी माजी उपमहापौर भूपाल शेटे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली। शेटे म्हणाले, तत्कालीन आयुक्त अभिजित चौधरी यांनी विभागीय चौकशी अधिकारी म्हणून निवृत्त उपजिल्हाधिकारी आनंदराव सूर्यवंशी यांची 15 नोव्हेंबर 2017 ला नियुक्ती केली होती। प्रत्येक खटल्यासाठी 5,000 रुपये आणि नंतर वाढवून 7,500 रुपये मानधन देण्यात येत होते। त्यांचे वय 70 होईपर्यंत ते काम करू शकतात अशी अट होती। मात्र 2021 ला त्यांच्या वेळी 70 पूर्ण झाली तरीही ते काम करीत होते। या काळात त्यांनी केलेल्या चौकशीतून अनेकांना त्यांनी क्लीन चिट दिली आहे। त्यामुळे त्यांची चौकशी करून प्रशासकांनी त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अन्यथा आपण उच्च न्यायालयात दाद मागू असं शेटे म्हणाले। महापालिकेच्या कर्तव्यदक्ष प्रशासक के मंजुलक्ष्मी मॅडम यांना आज मी कोल्हापूर महापालिकेचे 40 ते 45 कर्मचारी यांनी विविध विभागामध्ये केलेले घोटाळे, घरपाळा घोटाळा, TDR घोटाळा, असे अनेक घोटाळे
याबाबत या अधिकाऱ्यांच्यावर कर्मचाऱ्यांच्यावर यांची विभागीय चौकशी करण्यासाठी आयुक्तांनी यापूर्वी आनंदराव श्रीपती सूर्यवंशी यांची नेमणूक केली होती. त्यांचा कार्यकाळ 3/3/21 संपलेला आहे. 70 वर्षे झाले असताना देखील हे 74 वर्षे म्हणजे 4 वर्षे 4 महिने काम करून बेकायदेशीर पैसे उचललेले आहेत. यामध्ये कोल्हापूर महापालिकेचे ज्यांनी रचना व कार्यपद्धती अधिकारी प्रशांत पंडित यांनी त्यांची बनावट बेकायदेशीर बिलं केलेले आहेत. कार्यकाल संपला असताना त्याचे चेक संजय सरनाईकनी काढलेले आहेत. यामध्ये मुख्य लेखा परीक्षक, ऑडिट विभाग सर्व अधिकाऱ्यांनी मिळून बेकायदेशीर काम करून हे विभागीय चौकशीचे प्रस्ताव देऊन यामध्ये आयुक्तांची देखील फसवणूक केलेली आहे. अशा या सर्व कर्मचाऱ्यांच्यावर त्यांना त्वरित निलंबित करून फौजदारी दाखल करण्याची मी मागणी केलेली आहे. त्यांनी जर न केल्यास मी मुंबई हायकोर्टामध्ये क्रिमिनल रिट पिटिशन दाखल करणार आहे. हा नवीन घोटाळा मी काढलेला आहे. बॉस ने मीटिंग बुलाई. क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो. बाहर बाहर उठो बैठो. जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है. बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार. अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर. कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com. कोल्हापूर महापालिकेत काँग्रेसची सत्ता आणण्यासाठी निष्ठावंत कार्यकर्त्यांनी एक संघ राहावे असे आवाहन आमदार सतेज पाटील यांनी केले. कोल्हापूर जिल्हा व शहर काँग्रेस कमिटी कार्यालयात काँग्रेस कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांचा निर्धार मेळावा संपन्न झाला. यावेळी संपूर्ण कार्यालय खचाखच भरले होते. अध्यक्षस्थानी खासदार श्रीमंत शाहू महाराज होते. आमदार पाटील म्हणाले, शहरात प्रभागनिहाय विकासाची संकल्पना राबवण्यासाठी महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत मिशन काँग्रेसचा महापौर हा अजेंडा राबवला जाईल असं सांगितले. यावेळी खासदार श्रीमंत शाहू महाराज म्हणाले, निर्धार केल्याप्रमाणे आपण सर्वांनी संघटितपणे निवडणूक जिंकून लोकप्रतिनिधी द्यायचे आहेत. यासाठी प्रभागात जाऊन नागरिकांच्या समस्या जाणून घ्या असं सांगितलं. यावेळी आमदार जयंत आसगावकर, माजी आमदार ऋतुराज पाटील, सचिन चव्हाण, सूर्यकांत पाटील बुधाडकर तसेच 87 माजी उपमहापौर व माजी नगरसेवक उपस्थित होते. रत्नागिरी नागपूर हायवे असताना पुन्हा शक्तीपीठचा अट्टाससाठी ही भूमिका आम्ही सगळ्यांनी म्हटली. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, महाराज आज आम्ही विधानसभेमध्ये विधान परिषदमध्ये हा विषय मांडत असताना सत्तेतले आमदार सुद्धा खासगीत मला भेटतात आणि सांगतात तुमची भूमिका बरोबर आहे, या रस्त्याची गरज नाही. म्हणजे दहशत केवढी आहे की सत्तेतला आमदार सुद्धा बोलू शकत नाही. या पद्धतीचं वातावरण त्या ठिकाणी या राज्यामध्ये निर्माण झाले. हे वातावरण लोकशाहीसाठी उपयुक्त नाही, लोकशाहीसाठी घातक असं वातावरण या राज्यामध्ये निर्माण झालेलं आहे. जनसुरक्षासारखा कायदा आता आणला, त्याला आम्ही परखडपणे विरोध केला. काय कायदा या जनसुरक्षेमध्ये? आता आंदोलन करणं, काही अडचणीमध्ये तुम्ही नक्षलवादी ठरवायचे अधिकार हे सरकारला या ठिकाणी देण्याचं काम त्या ठिकाणी चालू. शक्तीपीठच्या विरोधात या कम्युनिस्ट कार्यकर्ता गिरीश फोंडे नावाचा कार्यकर्ता या कोल्हापूर शहरामध्ये काम करत होता. 24 तासात त्याला नोकरीवरून काढायचं पाप या मंडळींनी त्या ठिकाणी केलं. म्हणजे कशा पद्धतीची दहशत या राज्यामध्ये आणण्याचं काम ही मंडळी करतात. आज आम्ही जागा झालो नाही तर उद्याचं भवितव्य आमचा अंधारातलं असणार. आज आम्ही निर्णय घेतला नाही तर उद्याच्या भवितव्याला आम्ही दोषी असो, हे मला मुद्दामून कार्यकर्त्यांना सांगायचं आहे. हे सगळं आम्ही उघड्या डोळ्याने बघत बसायचं का? हे जर सत्य असेल तर त्याच्या विरुद्ध लढण्याची तयारी काँग्रेसचा कार्यकर्ता म्हणून तुम्हाला आम्हाला या ठिकाणी घ्यावी लागेल. या अन्यायाच्या विरुद्ध लढण्याची भूमिका उद्याच्या भविष्यात आपल्याला घ्यावी लागेल. आज या देशाचे विरोधी पक्ष नेते राहुलजी गांधी देशभर संघर्ष करतात. त्यांना काय अडचणी येत नाहीत का? त्यांना काय नोटिसेस येत नाहीत का? ईडी मध्ये दिवसभर त्यांना बसवून ठेवलं तर हा नेता या ठिकाणी खचला नाही, ताकदीने उभा राहिला. हे देशाला या ठिकाणी दाखवून देण्याचं काम राहुल गांधींनी त्या ठिकाणी केलं. देशात मोठ्या प्रमाणात अराजकता वाढली असून सर्वच संविधानिक संस्थांवर राज्यकर्त्यांकडून अंकुश ठेवला जात आहे. मात्र असे असले तरी जोपर्यंत संविधान अस्तित्वात आहे
तोपर्यंत शोषित, पीडित, वंचित नागरिकांना न्याय हक्क अधिकार मिळेल, असे परभणी येथील सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या पोलीस कस्टडीमध्ये झालेल्या मृत्यू प्रकरणात औरंगाबाद उच्च न्यायालय आणि काल दिनांक 30 जुलै रोजी सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालामुळे सिद्ध झाले असून हा भारतीय संविधानाचा अर्थात लोकशाहीचा विजय आहे, अशी प्रतिक्रिया राळेगाव येथील ॲडव्होकेट मधुसूदन अलोने यांनी लॉर्ड बुद्धा टीव्ही चॅनलला दिली. दर्शकांनो, जय भीम, नमो बुद्धाय. आपण बघत आहात लॉर्ड बुद्धा टीव्ही चॅनल. आपल्याला सर्वांना माहीतच आहे की मागील काही महिन्याआधी परभणीमध्ये जे संविधान उद्देशिकेची विटंबना झाली आणि त्यानंतर जे काही प्रकरण घडलेलं आहे, त्या जो कोणी आरोपी होता विटंबन करणारा, त्याच्यावर कार्यवाही होण्यासाठी जो आंदोलन मोर्चाचा भाग झाला, आंदोलन काढण्यात आले. त्यामध्ये एक सोमनाथ सूर्यवंशी म्हणून जो व्यक्ती होता वडार समाजाचा, त्यांना पोलिसांनी अटक केली आणि त्यांचा पोलीस कोठडीमध्ये जो संशयास्पद मृत्यू झाला आहे, त्या प्रकरणामध्ये काल सुप्रीम कोर्टाने जो निकाल दिलेला आहे की पोलिसांवर गुन्हे दाखल करा, पोलीसच याचे दोषी आहेत. याबाबत आपण ॲडव्होकेट मधुसूदनजी अलोने साहेब आहेत, यांची प्रतिक्रिया घेणार आहोत. साहेब, काय प्रतिक्रिया आहे? कालचा जो निकाल आलेला आहे याबद्दल काय प्रतिक्रिया आपली? सर्वप्रथम सर्वांना सप्रेम जय भीम. काल माननीय सुप्रीम कोर्टाने जो निर्णय दिलेला आहे, तो निर्णय म्हणजे खरं म्हटलं तर या देशामध्ये जी न्यायव्यवस्था आहे, या देशाच्या संविधानाचा विजय असं मला पहिल्यांदा वाटतं. देशामध्ये सध्या जे अराजकतेची परिस्थिती आहे आणि सगळ्याच संविधानिक संस्थांवर या देशातील राज्यकर्त्यांनी म्हणा किंवा सत्ताधाऱ्यांनी म्हणा ज्या पद्धतीनं अंकुश ठेवलेला आहे, तो अंकुश काही प्रमाणात या निर्णयाने दूर झालेला आहे असं मला वाटते. देशामध्ये जोपर्यंत कायदा आहे, जोपर्यंत या देशाचं संविधान जिवंत आहे, तोपर्यंत या देशातील शोषित वंचितांना न्याय मिळेल याची शाश्वती या सुप्रीम कोर्टाच्या न्याय निर्णयातून दिसून येते. मला वाटतं बॉम्बे हायकोर्टानं जो निर्णय दिला होता की पोलिसांवर म्हणजे FIR दाखल करा, तो जो न्याय निर्णय आहे म्हणजे औरंगाबाद खंडपीठानं दिलेला, तो न्याय निर्णय सुप्रीम कोर्टानं जशाचा तसाच ठेवलेला आहे. त्याच्यामध्ये कोणताही फेरबदल करण्याचा निर्णय दिलेला नाही आणि अशा पद्धतीने या देशामध्ये एक चांगला न्याय निर्णय म्हणता येईल असं मला वाटतं. क्या हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है. तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं, और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है. इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है. ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में. लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ? प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है. जनहित में जारी काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध. हमारा पता उमरेड रोड, दिघौरी बस स्टॉप के पास, नागपुर. अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kalepailshospital.com. बुलढाणा जिल्ह्यातील खामगाव येथे दलित तरुण रोशन पैठणकर याची अपहरण करून त्याला काँग्रेस नगर परिषद मैदानात नेऊन बेदम मारहाण करण्यात आली. एवढ्यावरच हे जातीयवादी सैतान थांबले नाहीत, तर त्याचा धर्म विचारून त्याला विवस्त्र केले. त्याचा व्हिडिओ काढून तो प्रसारित सुद्धा केला. या दलित तरुणावर जीवघेणा हल्ला केला. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून आरोपीवर मकोका लावा अशी मागणी करण्यात आली. अशी मागणी मेहकरातील आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी केली आहे. या संदर्भात दिनांक 30 जुलै 2025 रोजी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर वाटिकेसमोरील मेहकर बुलढाणा रोडवर भीमसैनिकांनी रस्त्यावर येऊन जोरदार निदर्शने केली व काही काळ रस्ता रोखून धरला. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो, संविधानाचा विजय असो, रोहन पैठणकर यांच्यावर हल्ला करणाऱ्यांना, या जातीवाद्यांवर मकुका कायद्याअंतर्गत कठोर कारवाई झालीच पाहिजे. झेंडा प्रकरणातील वेणी सुलतानपूर येथील बौद्ध बांधवावरील गुन्हे तात्काळ मागे घेतलेच पाहिजे अशा गगनभेदी घोषणांनी परिसर दणाणून सोडला. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो.
डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो. अरे रोहन पैठकर याला न्याय मिळालाच पाहिजे. अरे रोहन पैठकर याला न्याय मिळालाच पाहिजे. कठोर कारवाई करून त्यांना त्वरित अटक करण्याबाबत अर्जदार मेहकर लोणार तालुक्यातील समस्त आंबेडकरी चळवळीचे पक्ष संघटना नेते व कार्यकर्ते महोदय दिनांक 23/6/2025 रोजी रात्री 11:30 वाजता खामगाव येथील दलित तरुण रोहन पैठणकर या जातीवादी समाजकंटकाने चौकातून उचलून नेऊन त्याचे अपहरण केले. एका बाजारात आणून त्याला अमानुष मारहाण केली. याच्या धर्माची व जातीची विचारपूस करून त्याला विवस्त्र केले. तसेच त्याचा व्हिडिओ काढून व्हिडिओ प्रसारित केला. ही घटना राज्याच्या पुरोगामी काळजीला फासणारी व कलंकित करणारी आहे. या घटनेचा मेहकर लोणार तालुक्यातील आंबेडकरी पक्ष संघटना यांच्याद्वारे आम्ही तीव्र निषेध करत आहोत. रोहन पैठणकर गाय चोरीचा संशय घेऊन त्याला बेदहान मारहाण केली व जातीवादी शिवीगाळ केली. वास्तविक ही बाब पोलिसांच्या अखत्यारीतील असून सुद्धा या गुन्हेगारी रीतीच्या लोकांनी बिना अधिकाराने कायदा आपल्या हातात घेतला व त्याला जिवे मारण्याचा प्रयत्न केला. दलितावरील अन्याय अत्याचार करणाऱ्या प्रवृत्तीनं ठेचून काढून या प्रकरणातील सर्व आरोपी विरुद्ध मकोका कायद्याअंतर्गत कठोर कारवाई करून त्यांना तात्काळ अटक करण्यात यावी. तसेच जिल्ह्यातील लोणार तालुक्यातील वेणी सुलतानपूर येथील पुतळ्याच्या व झेंड्याच्या जागेचा प्रश्न प्रशासनाने संयमाने सोडावा. तसेच या दोन्ही प्रकरणातील दलितावर दाखल केलेले गुन्हे शासनाने तात्काळ मागे घ्यावेत करिता निवेदन सादर करीत आहोत. जय भीम इंडियाच्या बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पुन्हा भेटूया ताजा घडामोडी घेऊन. जय भीम.